नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले विपक्ष एकजुट है, उसको कोई अब तोड़ नहीं सकता। ये सरकार जो भ्रष्टाचार फैला रही है, अडानी को देश दे चुकी है, अब उसका सत्ता से जाने का समय आ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सलवार वाले बाबा रामदेव की भविष्यवाणी के ऊपर भड़के आपको बता दे दोस्तों। जी हाँ, संजय सिंह ने बाबा रामदेव पर हमला बोल दिया। संजय सिंह बोले ये वही लोग हैं जिनको बीजेपी दे रही है बढ़ावा, जी करप्शन के दोस्तों पैदाइश है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद का हुआ एनकाउंटर, लगे जबरदस्ती इनकाउंटर करने के आरोप योगी सरकार पे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 2024 में कांग्रेस होगी सत्ता में, बीजेपी होगी सत्ता से बाहर। जी हां, आपको बताते चले नीतीश का बड़ा ऐलान, बोले विपक्ष ही जीतेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आला कमान गुस्से में, सचिन पायलट के ऊपर होगा एक्शन, बिना अनुमति के आपको बताते चले धरने पर बैठ गए थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह से जी हां एक बार फिर से नीतीश कुमार ने की है मुलाकात, बताएंगे आखिरकार विपक्षी एकता को लेकर क्या कुछ हुई है बात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अडानी और मोदी महाठग गठबंधन है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अभिषेक बैनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी में मची फूट। जी हाँ, बीजेपी के नेता एक दूसरे को ही आप समझिए हमला बोल रहा है। आपको बता दें जिस एमएलए ने बाकायदा हिजाब को मुद्दा उठाया था उसको टिकट ही नहीं मिला, फूट फूट कर रहा है, बताएंगे क्या कुछ है मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सावरकर का वंशज बौखलाया, बीजेपी के कहने पर राहुल गांधी के ऊपर कराया मानहानि का केस, बताएंगे क्यों बीजेपी लोगों को ढूंढ ढूंढ के करवा रही राहुल के ऊपर मानहानि के केस दर्ज। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी के ऊपर एक और केस दर्ज होने से भड़के राहुल गांधी, बोले एक नहीं 100 केस करो। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर एक और सावरकर का जो वंशज है उसने एक और जो है यहाँ पर केस कर दिया मानहानि का। आपको बताते चले दोस्तों, ये मानहानि के केस तभी हो रहे हैं जब राहुल गांधी आप समझिए चुनाव की तैयारी में लगे। दरअसल बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी किसी भी तरीके से चुनाव की तैयारियां ना कर पाए। राहुल गांधी इधर बिजी रहे, कभी कोर्ट जाना पड़े, कभी इधर से आना पड़े, और राहुल गांधी को परेशान करने के लिए दोस्तों ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं और उनसे एफआईआर दर्ज करवा रहा है ताकि राहुल गांधी अपना टाइम वेस्ट करते रहे इधर उधर जाकर। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो सावरकर था वो था, इस बात को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन आप समझिए अब सावरकर का वंशज पता नहीं कहां से आ गया। इससे पहले बीजेपी के ही नेता जो है यहाँ पर सुशील मोदी ने राहुल के ऊपर केस दर्ज करा दिया। मुझे तो हंसी आ रही है दोस्तों कि अचानक से जैसे ही एक फैसले में राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा का फैसला आया, वैसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह दोस्तों आप समझिए बीजेपी के छुटपुट भैया नेता निकलने लगे। जाहिर सी बात है, राहुल ने साफ कहा, राहुल गांधी ने कहा कि मैं सड़क नहीं, संसद नहीं, मुझे कहीं भी छोड़ोगे मैं वहीं पर बोलूंगा। राहुल ने कहा कि ऐसी खोखली धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश को विपक्षी एकता की जरूरत है। यह फैसला इसलिए भी लिया गया, राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों अडानी का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी घिरी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, सच इसी तरीके से हम बोलते रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी तो पूरी तरीके से ढेर हो ही चुकी है, लेकिन बीजेपी के जो कारनामे हैं वो भी जनता के सामने है। इसीलिए एक बात तो तय है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियों के खिलाफ अब राहुल गांधी ने एक तरीके से कह सकते हैं यलगार बोल दी है। राहुल ने साफ कहा कि एक नहीं 100 मुकदमे करो मेरे ऊपर, तब भी सच बोलता रहूंगा, चुप नहीं रहूंगा मैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक, सचिन पायलट पे हो गया फैसला। आपको बता दोस्तों सचिन पायलट की बगावत पर कांग्रेस गुस्सा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर तो कल बैठक हुई। बैठक में आपको बताते चले जो कांग्रेस के खास करके जो प्रभारी हैं दोस्तों
वहां के राजस्थान के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बताते चले कि इस पर बताया गया है कि सचिन पायलट ने क्या क्या बयान दिए हैं और उनको मना करने के बावजूद भी उन्होंने ये अनशन किया है। आपको बता दें दोस्तों, सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चे खोल रहे हैं। वो दोस्तों पंजाब, आप समझिए, जो पंजाब में सिद्धू ने किया था वही वाला काम सचिन पायलट भी कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सिद्धू को भी ऐसा लगता था कि कुछ नॉलेज नहीं है इनको राजनीति की, और वैसे ही काम अब सचिन पायलट कर रहा है। सचिन पायलट दोस्तों विपक्ष की पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने ये अच्छा करा है दोस्तों, जल्द से जल्द मीटिंग बुलाई और सचिन पायलट पर रोक लगाई है। आपको बता दें अब सचिन पायलट पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर किसी ने भी बयानबाजी की या फिर पार्टी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी कई बीजेपी के नेताओं ने कई बड़ी बातें की हैं, जिसको लेकर कांग्रेस काफी गुस्सा है। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि फिलहाल अब बयानबाजी नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव से पहले आप बयानबाजी करते हो, अपनी ही पार्टी को जो नुकसान पहुंचाते हो, ये तो सोची समझी साजिश कह सकते हैं इसे। आपने देखा होगा पंजाब में कैसे सिद्धू ने सबसे पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा, उनको घेरने के बाद फिर उसके बाद जब चन्नी को नया सीएम बना दिया गया दोस्तों, तो उन्होंने चन्नी के ऊपर भी हमला बोलना शुरू कर दिया था। मतलब कि सिद्धू पाजी ने पुराने सीएम को भी बदनाम किया, उसके बाद जो नया सीएम बनाया गया था उसके ऊपर भी लगातार हमलावर रहा है। यही कारण था जो कांग्रेस ने अपनी सत्ता को पंजाब में खो दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अतीक के बेटे के एनकाउंटर से गरमाई सियासत। लोग बोले फेक एनकाउंटर करने में बीजेपी सबसे आगे। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी के दिग्गज नेता ने अब बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जानबूझकर अतीक के बेटे का एनकाउंटर किया गया और उसके साथ साथ दोस्तों वो जो शूटर था उसको भी मार दिया गया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अतीक के बेटे को लेकर, हालांकि अतीक के बेटे का वीडियो सामने नहीं आया कि वो भी इसमें शामिल था, सिर्फ उसके ऊपर ये इल्जाम लगे थे कि इन्होंने रणनीति बनाई है। आपको बताते चले अब इसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। उनका कहना है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, यह फैसला कोर्ट का होता है कि कोर्ट उनके ऊपर एक्शन ले और जो है यहाँ पर उन्हें सजा सुनाए। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले कि अब उसके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया, और यही नहीं, इसको फेक इनकाउंटर कह रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये फेक इनकाउंटर है और इस फेक इनकाउंटर को जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ द्वारा कराया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमने देखा उत्तर प्रदेश में ही फेक इनकाउंटर होते। सबसे बड़ी बात ये, उमेश पाल से लेकर हत्याकांड से लेकर तो विक्रू कांड जो था उसमें भी उसको जो है यहाँ पर उसका इनकाउंटर किया गया था। तब भी यही इल्जाम लगे थे बीजेपी के ऊपर कि ये फेक इनकाउंटर करवाते। यही नहीं, मध्य प्रदेश का एक लड़का जो कि दोस्तों आप समझिए अग्निवीर योजना में के लिए आया हुआ था उत्तर प्रदेश, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। और वो कौन था दोस्तों? वो उसकी मम्मी खूब रो रही थी। गुज्जर समाज का वो लड़का था। मम्मी ने, उनकी जो मम्मी थी उस लड़के की, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप समझिए, मुठभेड़ का इल्जाम लगाकर उस लड़के को ढेर कर दिया गया था। और वो कौन से समाज का था दोस्तों? मुस्लिम समाज का नहीं था, वो गुज्जर समाज का था। जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि बीजेपी दोस्तों ना मुस्लिमों की है ना हिंदू भाइयों की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने की नीतीश कुमार से मुलाकात, चढ़ गया सियासत का पारा, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के हाथ से जब जब सत्ता जाने की बात आती है तब तब बीजेपी बौखला उठती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश में खास करके जो योगी सरकार की गुंडागर्दी चल रही है दोस्तों, उसके खत्म होने का समय भी आ गया है। 2024 में जैसे ही सत्ता पलटेगी दोस्तों, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल जाएगा, बल्कि जो भी सत्ता में आएगा वो बीजेपी के काले कारनामों की लिस्ट निकालेगा। अडानी के ऊपर कितना गया है, कहां गया है, कैसे गया, ये सब राज खुलेंगे। यही नहीं दोस्तों, आपको बताते चले अब विपक्ष एकजुट हो चुका है। नीतीश कुमार से संजय सिंह ने मुलाकात करी। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने बोला कि विपक्षी एकता को लेकर ही मेरी भी बात हुई है। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कई पार्टियों को जोड़ लिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी साथ नहीं आती थी, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद ये दोनों भी साथ में आ गई हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस मेन है दोस्तों, और ये सब लोग छुटपुट पार्टियां हैं। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के गठबंधन में मिलकर सब लोग चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है 2024 का चुनाव दोस्तों ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। नरेंद्र मोदी की बहुत बुरी हार होगी। जाहिर सी बात है 60% जो वोट है दोस्तों
वो विपक्ष के पाले में गया था। और इस बार 2024 को लेकर दोस्तों विपक्ष ने अपनी पूरी रणनीति बना रखी है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर रही है। कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव जीतकर सत्ता में आएगी। आपको बता दें दोस्तों, जो लोग देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जुडिशरी पर अपना दबाव डाल रहे हैं, तमाम सरकारी चीजों पर अपना दबाव डाल रहे हैं, उन चीजों को लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है और ये बात साबित हो गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। दरअसल दोस्तों, पहले ममता बनर्जी और अब उनके भांजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें दोस्तों, सांप्रदायिकता भी करा, हिंसा फैलाई गई थी बंगाल में और ये सब कुछ उनका कहना है कि जो चुनाव आने वाले पंचायत के और एक और चुनाव, उन चुनावों को लेकर हो रहा है। आपको बता दें 2024 और पंचायत चुनाव को लेकर यह हिंसा फैलाई गई है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दिन रात हिंदू मुसलमान करने से केंद्र की नाकामियां नहीं छुप जाएंगी। केंद्र सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिन रात हिंदू मुसलमान करती है। आपको बता दें अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हिंदू मुसलमान करने से वे बढ़ती गरीबों को छुपाना सकेगी नहीं। लगातार गैस की कीमतें बढ़ती वृद्धि से जूझ रहे लोग और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। धर्म और राम मंदिर पर राजनीति करना, केंद्र में अपनी सरकारी विफलताओं को जो है यहाँ पर छुपाना है। आपको बता दें यहीं पर नहीं रुके वो, उनका कहना है कि ये सब कुछ भाजपा का एक षड्यंत्र है। वो लोगों को असली मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान में बिजी करना चाहती है। दोस्तों दरअसल बीजेपी के ऊपर ये आरोप तो खैर लगते ही रहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि धर्म की राजनीति में हमेशा बीजेपी फंसी है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर देश की जो हालत हो चुकी है दोस्तों, किसी से छुपी नहीं है। देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई और तमाम वो मुद्दे दोस्तों जिससे बीजेपी भाग रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी दोस्तों भाग नहीं पाएगी। आज देश में जो विकास है दोस्तों, देश के विकास को छुपाया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह भी है दोस्तों कि देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है, कैसे लोग हैं और देश में दोस्तों जो चीजें हो रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो, न्यूज चैनलों को वही बुलवा रहा हो जो आप बुलवाना चाहते हो। फिलहाल ये है दोस्तों कि अब इस चीज पर एक फैसला लिया जाना चाहिए, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने में। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए साफ कहा कि फिलहाल हिंसा फैलाना बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटजी रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी हिंसा फैलाकर बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है, बंगाल में हिंदू मुसलमान कर लोगों को लड़वाना चाहती है आपस में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर बोले। जी हां, आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल विपक्षी एकता मजबूत है, इसमें कोई डेंट नहीं आने वाला। अब आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि यह फैसला सोच समझ कर लिया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने सहमति जताई है। राहुल गांधी जी से बात करने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इसके लिए राजी हैं। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सिर्फ जो है यहाँ पर पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में हमारी सत्ता में वापसी होगी और बीजेपी के जितने भी अडानी के साथ दोस्तों आप समझिए संबंध है, जो देश का नुकसान हुआ, उन सब की काली कुंडली निकाली जाएगी। आपको याद होगा दोस्तों जब ये बीजेपी सत्ता में आने वाली थी तो बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, मनमोहन सिंह साहब ने बहुत दाम बढ़ा दिए हैं, ये तो साइलेंट प्रधानमंत्री हैं, तमाम तरीके की बातें बोली जाती थी कि सोनिया गांधी के कहने पर चलते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री से कोई कह देता है तो बीजेपी के लोग केस दर्ज करा देते हैं। क्यों भाई, जब आप मनमोहन सिंह साहब से साइलेंट प्रधानमंत्री कहते थे तब वो प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं था। लेकिन आज अगर कोई आप समझिए दोस्तों नरेंद्र मोदी के बारे में सच्चाई बोल देता है तो बीजेपी उस पर केस दर्ज करा देती है, उसे बुरा लग जाता है। लेकिन सच्चाई सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सच्चाई ये है कि सत्ता किसी के बाप की बपोती होती ही नहीं है। सत्ता में आज आप हो, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। सत्ता किसी के पास नहीं रही है दोस्तों। आप समझिए जब राजा रजवाड़े मिट गए, जिनकी बड़ी बड़ी संपत्तियां थी वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो ये तो सरकार है।
सरकार तो कभी भी आ जा सकती है और यही कारण है जो 2024 में बीजेपी को अपना आने वाला कल दिख गया है। इससे पहले खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी अपने सारे काले कारनामों को क्लीन करने में लगी है ताकि नई सरकार जो आए तो वो इनकी काली कुंडली ना निकाल पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो भी नई सरकार आएगी उसको बहुत जूझना पड़ेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सलवार पहनने वाले बाबा के ऊपर भड़के सौरभ भारद्वाज, जी हां, लगाई जमकर फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों जो है यहाँ पर बाबा रामदेव भी बौखला गए हैं। बीजेपी की हार देखकर बाबा रामदेव को भी बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव भी वही भाषा बोलते हैं जो भाषा पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं या फिर बीजेपी के नेता बोलते हैं। मुझे को तो लगता है कि बाबा रामदेव को जो है एक स्लोगन लगा लेना चाहिए बीजेपी का और कहना चाहिए कि मैं भी बीजेपी का नेता ही हूं या बीजेपी का प्रवक्ता ही हूं जो बीजेपी की तरफदारी करता हूं। आपको बताते चले दोस्तों, बाबा रामदेव का कहना है कि 2024 में वही जीतेगा जो सनातन को सपोर्ट करता है और इस देश में वही जीतेंगे जो सनातन को सपोर्ट करते हैं, वो नहीं जो सनातन विरोधी हैं। इनका कहने का मतलब है दोस्तों, जो अरविंद केजरीवाल है जो कि हिंदू ही हैं वो सनातन विरोधी हैं, राहुल गांधी जो कि हिंदू ही हैं दोस्तों वो भी सनातन विरोधी हैं, तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां वो सब सनातन विरोधी हैं। और इनके हिसाब से जो बीजेपी है दोस्तों वो जो है सनातन को प्रेम करती है और बाबा रामदेव ने कहा वही पार्टी जीतेगी जो सनातन को प्रेम करती है, मतलब कि बीजेपी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, बाबा रामदेव के तेल में जो है यहाँ पर मिलावट निकलती है, शहद में 90% शुगर निकलती है, लेकिन उसके बाद भी बाबा रामदेव के प्रोडक्ट पे दोस्तों छापे पड़ने के बावजूद भी उनको ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बाबा रामदेव दोस्तों नरेंद्र मोदी के बहुत खास मित्र हैं। आज से नहीं, लंबे समय से, जब से दिल्ली में उन्होंने सरकार गिराई थी कांग्रेस की, तब से। यही नहीं दोस्तों, अन्ना हजारिया के टाइम से बाबा रामदेव, अन्ना हजारिया, ये तमाम लोग दोस्तों बीजेपी के चाटुकार हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी को गुप्त चंदा देते हैं, जिसमें बाबा रामदेव भी शामिल है। आपको बता दें इसकी तमाम कंपनियां चल रही है जिसमें दोस्तों ये नकली प्रोडक्ट बनाता है, जिसको फेल कर देते हैं आप समझिए लोग, और उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब आप समझिए, बीजेपी अगर सत्ता से गई तो बाबा रामदेव का क्या होगा दोस्तों। बाबा रामदेव ये सोच सोच के परेशान है। बाबा रामदेव की जो तमाम फर्जी कंपनियां चल रही हैं जिसमें वो दोस्तों प्रोडक्ट बनाता है चीजों के, उसको लेकर बाबा रामदेव को बहुत टेंशन है, इसलिए बेचारा बौखलाहट में है बाबा रामदेव। अब वो सोच रहा है अगर बीजेपी चली गई तो मेरा क्या होगा भाई, इसलिए जो हवा में ही कुछ ना कुछ करता रहूं बातें। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी में मची भगदड़। बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों एक के बाद एक दे रहा है अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर ही बगावत मच गई है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता जो है वो पार्टी को छोड़कर पार्टी से बाहर निकल रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछली बार जब कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी तो बीजेपी बौखला गई थी। बीजेपी ने दोस्तों उसके बाद 2024 में, क्योंकि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने क्या करा, 2019 के बाद से जगह जगह सरकारें गिराना शुरू कर दिया और इसीलिए दोस्तों इन्होंने सरकार गिरा दी थी कर्नाटक की। लेकिन अब वापस एक बार जो है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको बताते चले अभी हाल ही की भविष्यवाणी में, सर्वे में निकला है कि फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बन रही है। बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी लगी हुई है कि कर्नाटक में कुछ इन पिन पौने तीन हो जाए, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक की लड़ाई माना जा रहा है 2024 की लड़ाई है। आप भी जानते हैं दोस्तों, जब इंदिरा गांधी एक बार कमजोर पड़ गई थी तो कर्नाटक ही वो राज्य था दोस्तों जिसने इंदिरा गांधी को जीत दिलाई थी, और इंदिरा गांधी अच्छी खासी मजबूत होकर निकली थी दोस्तों। ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही अहम जगह मानी जाएगी, और अपनी दादी की तरह राहुल गांधी भी इतिहास पलटने वाले हैं दोस्तों। 2024 को लेकर राहुल की रणनीतियां, राहुल की निडरता बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों आने वाले समय में राहुल गांधी जो है वो 2024 में बीजेपी पर भारी पड़ेंगे 16%। और यही कारण है जो कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी की रणनीति ही अलग है। अमेठी भले ही छिना, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी का दबदबा है दोस्तों, और हमेशा रहेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी दोस्तों मिलते रहें।